अब YouTube से कैसे पढ़ोगे पता है? 8 बजे आपने कोई चीज सर्च करी, सर्च हो गई, आपने 15 मिनट पढ़ा, फिर कुछ और सर्च करने लगे। मेरे पास अभी एक बच्चे का मैसेज आया था, सर मैंने YouTube से 678 नंबर आ रहे हैं। 90% बच्चे जो चीज फॉलो नहीं करते जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। देखो तैयारी ना ऐसे नहीं होती हंसी मजाक में, तैयारी होती है एकदम रिगरस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में भरा जाता है कि बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो हम बेसिक के चक्कर में ना बेसिक के भी बी को इतना खींच देते हैं बेसिक के कि इतना बेसिक की जरूरत नहीं है भाई। पॉलीमर का वो एक सवाल जो 4 नंबर का है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थर्मोडायनेमिक्स का वो सवाल है। तो आप MR सर से कब मिले थे? MR सर से मेरी मुलाकात हुई थी। MR सर ने पता क्या बात बोली, सर जितनी क्लास आप लोग हैं ना उससे एक ज्यादा। मैंने कहा यार ये अलग ही आदमी है। सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए आया और आपसे नहीं बोला? एक स्टूडेंट ने हमको बोला कि सर इतने हैंडसम क्यों लगते हैं? सर तो आपका कॉलेज में कभी ऐसा कुछ था कि 24 घंटे के अंदर कोई भी सवाल दुनिया का होगा उसको मैं बताऊंगा, है ना, लेकिन मेरा मानना ये है रिलेवेंसी एंड डायरेक्शन। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है, हम एक बार थोड़ा सा टाइम लेके तीनों सब्जेक्ट पे थोड़ा सा बात कर ठीक लेते है। हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मतलब अप्रोच क्या रहना चाहिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे कैसे? सर सीखेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले ना बेसिक केमिकल बॉन्डिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बेसिक केमिकल बॉन्डिंग पता है तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे हो रही है, ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, इसके बाद क्या होगा। इस तरीके की अप्रोच तभी डेवलप होगी जब आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छी कर लोगे, है ना। केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर मैं जिस चैप्टर को तवज्जो देता हूँ ऑर्गेनिक के लिए वो जीओसी है ना। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छी कर ली, जीओसी आपकी अच्छी हो गई ना कि किस किस टाइप के इफेक्ट्स लगते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, है ना, टेम्परेरी इफेक्ट क्या है, परमानेंट इफेक्ट क्या है। इस तरीके से अगर तुम सारी की सारी चीजें कवर कर लोगे ना जीओसी में, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारी, तो आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस हैं, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन डिमांड करेंगे कि आप कुछ और एफर्ट भी लगाओ, सोचो, लेकिन जीओसी बेस है उसका। जीओसी अगर क्लियर हो गई ना तो आगे की पूरी आपकी रिएक्शन वाली चीजें खुल जाती हैं। हाँ, जितना भी प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ, हाँ, ये सारी की सारी जीओसी में आता है। ये सब अगर आपने जीओसी अच्छी कर ली तो ये सारा हो जाएगा। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिसको आपको बार बार रिकॉल करने पड़े, जैसे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, है ना, एनवायरमेंटल, ये तो सब आपको करने पड़ेंगे लिख लिख के याद। अच्छा कैसे होगा? मतलब आपने बताया ना कि अच्छा कर लेंगे तो हो जाएगा, ये अच्छा कैसे करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, है ना। आपको अगर मान लो अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन की है कहीं की भी तो उनकी प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, डीपीपीज होती हैं, ठीक है। सर एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चंस पूछा था, सर बोलते हैं कि क्लास का क्वेश्चंस कर लो, डीपीपी कर लो, सफिशिएंट है। क्या ये 100% सही है क्या? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो टीचर जो भी क्लास में पढ़ाता है ना, कोई भी टीचर हो, वो थ्योरी, क्वेश्चंस वगैरह सब कराता जाता है, पीवाईक्यूज भी साथ में कराता जाता है, तो उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ करानी है। तो ये उनको पता है कि एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता है ना, तो उस तरीके से वो थ्योरी भी कवर करा देते हैं, क्वेश्चंस भी कवर करा देते हैं। और टेस्ट जब देते हो तो आप ऑब्वियसली टेस्ट में परफॉर्म करोगे तो आपको थोड़ा एनालिसिस वहां से भी कर सकते हो कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। ठीक है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बताया कि कि पहले बेसिक्स केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से सीख गए बिल्कुल तो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बेसिक पे ज्यादा फोकस करना होगा, जीओसी पे टाइम देना होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। और अच्छा कैसे होगा? तो अच्छा होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से अच्छा होगा। ऑर्गेनिक में तो जितने सवाल लगाओ उतने कम है ना। पर्टिकुलर चैप्टर, एक सिलेक्टेड चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं पॉलीमर, तो पॉलीमर में ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, लेकिन जीओसी में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, है ना। तो एक ऑप्टिमम जो है ना, हर एक कॉन्सेप्ट कवर करते हुए उसके 2-2, 3-3, 4-4 सवाल अगर आपने लगा लिए ना तो काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे मैंने बताया करने को, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस होता है हर चैप्टर में कर लिया जाए। सही है, कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए, करना चाहिए। वो तो उसी से ही कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाते हैं और उसी टाइप के सवाल भी बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। सर एक्चुअली मैंने केमिस्ट्री में 2019 में 165 मार्क्स स्कोर करा था। बहुत बढ़िया। आउट ऑफ तो वहाँ तो तुम्हें तो बहुत और अच्छा आइडिया होगा कि कैसे करना है। हाँ वही चीज मैंने बताया है कि एनसीईआरटी सर मैंने जो करा था मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, कि जो टीचर लोग पढ़ाए थे वो तो पढ़ाए थे। जब बोर्ड आता है ना, बोर्ड के समय आता है, तो बोर्ड में क्या होता है ना, हमें पता होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ा था ना, साथ साथ एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारा लगा लेता है। उसमें कन्वर्जन रिएक्शन जो होता है, मतलब एक स्टेप पे दूसरा। ऑर्गेनिक में ये कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ए से बी, बी से सी, इससे क्या ना रिवीजन बहुत जोरदार होता है। रिवीजन होता है, पता होता है कि अगर कोई रिएजेंट बीच में दे दिया तो अब इस रिएजेंट का यूज क्या है, तो हमें यूज पता होना चाहिए, है ना। माइंड में पता होना चाहिए कि इस रिएजेंट अगर दिया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इस रिएजेंट का काम क्या है। ठीक है, काम क्या है रिएजेंट का। तो
हाँ काम क्या है, करता क्या आखिर है ये पता चल गया तो याद भी रख सकते हैं, या फिर धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में भी आ सही जाएगा। बात है। तो वही मैंने करा था कि एनसीईआरटी लास्ट के समय में मैंने बहुत सॉल्व करा, सबके सब क्वेश्चंस कर लिए थे क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन करना था। अच्छा था, इसलिए तो 165 नंबर आए तुम्हारे, क्योंकि एनसीईआरटी तुमने पकड़ के रखा। हाँ एनसीईआरटी करा था सर। जब नीट 2019 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा था यार कि सही किए जो हम एनसीईआरटी बना लिए थे। सही बात है। मतलब क्वेश्चन लग रहा था कि हाँ हम बनाए हुए हैं, देखे हुए हैं, ऐसा ही कुछ। तो एनसीईआरटी हम बोलते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, वहीं कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। और जहां तक देखा जाए ऑर्गेनिक की, जहां तक बात की जाए ना, कोई भी टीचर हो वो उतनी थ्योरी कवर करा देता है कि आपसे सवाल बन जाएंगे। तो बच्चों को ये करना चाहिए कि सीधे आप एक्सरसाइज सॉल्व करो। आपको एनसीईआरटी में दोबारा से जाके थ्योरी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेक्चर नोट्स कर लो, डीबीपी कर लो और क्वेश्चंस कर लो पीछे के एक्सरसाइज के, बैक एक्सरसाइज के। जी सर। अब बात करते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा डाउट होता है याद वाद करने का, कि याद होगा कैसे। नहीं ऐसा देखो, ये है तो वैसे मिसकंसेप्शन कि याद करने का। अगर आपने पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग कर ली तो बहुत सारी आपने इनऑर्गेनिक की चीजें कवर कर चुके हो। स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कवर कर चुके हो, है ना। अब आपके बच्चे सिर्फ रिएक्शन वाले, तो रिएक्शन भी ऐसी कोई बहुत रिएक्शन नहीं है, तो आप उनको भाई बार बार लिख लिख के रिकॉल हो जाएंगे वो आपको। जैसे मान लो पी ब्लॉक की नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है ना, NH4NO3 NH4NO2 ये वाली जो रिएक्शंस हैं, है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन है, या कोई HNO3 की प्रिपरेशन वगैरह, कुछ भी ऐसी रिएक्शन है, तो वो तो आपको लिख लिख के याद रखनी पड़ेगा। देखो केमिस्ट्री क्या है ना, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद उसकी थ्योरी बनाएंगे। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, पहले से हो चुका है, ये रिएक्शन हो चुकी है, ये बनता है, अब इसको एक्सप्लेन करो। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि समय समय पे इंसान को मोटिवेशन चाहिए कि यार कुछ चीजें समझा दी जाएं, समय समय पे उनको गाइडेंस मिलता जाए, तो वो गाइडेंस हम लोग देते ही हैं, और कोई भी टीचर देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ही देते हैं। कहीं भी बच्चा किसी भी लोकल जगह भी पढ़ रहा होगा कि यार वो भी टीचर समझाते हैं कि यार बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि भैया हम बहुत मेहनत किए थे, है ना, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। सही बात है, बहुत एग्जाम्पल है, नहीं हो पाता। तो इस चीज को ओवरकम कैसे करें? लाइक हमें गिल्ट में आ जाते हैं सर कि हम तो मेहनत किए थे, नहीं हो पाया। नहीं होता है ऐसा, होता है। हाँ। क्योंकि हमें लगता है कि यार हमने मेहनत करी, बहुत सारा पढ़ा, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि वो डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता, लेकिन वो मेहनत करता है बाकी चीजों में। जैसे सपोज कोई एक कॉन्सेप्ट है, अब उस कॉन्सेप्ट में जितनी डिमांड नहीं कर रहा है पेपर, उससे भी ज्यादा गहराई में तुम जा रहे हो, और उस गहराई में उतर के तुमने बायो का या तुमने फिजिक्स का वो सवाल नहीं बना पाया, इधर तुमने अच्छा कर लिया अपना, उधर तुम वो सवाल नहीं बना पा रहे हो, तो ये भी तो गड़बड़ है ना। तो मेन बॉटम लाइन यही है कि डायरेक्शन पकड़ के मेहनत करनी है। मेहनत तो यार फिर कैसे भी कर लो, ऐसे तो बोल दो कि यार हमने तो इस कॉन्सेप्ट में PhD कर ली, कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा तो ये तो कभी गलत ही नहीं होगा। लेकिन भाई और भी सवाल बनाने ना, वहाँ पे एक ही सवाल थोड़ी बनाने। या तुमसे वहाँ पे इन्विजिलेटर बोलेगा कि वाह बेटा तुमने तो बहुत जल्दी सवाल बना लिया, तुमने तो माइक्रो सेकंड में स्टंपिंग कर दी, भाई आ जाओ अब तुम्हें ले चलते हैं ऊपर। तो सर एक चीज हमको पता चला था, शायद आप अलग सर से सीनियर हैं क्या? मतलब जब आप अपने बीटेक कर रहे थे तो शायद आप अलग सर से सीनियर हैं क्या? हाँ, मैं 2012 का पास आउट हूँ, और अलग सर 2011 में आए थे। तो 3 साल, मतलब मैं फाइनल ईयर में था तो अलग सर फर्स्ट ईयर में थे, वैसा था। अच्छा। लेकिन कॉलेज में उतना इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में बहुत गैप होता है। फाइनल वाले अलग ही मुद्रा में रहते हैं क्योंकि उनका हॉस्टल अलग होता है, फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलग होता है। सेम कॉलेज था क्या सर? हाँ सेम कॉलेज था, HBTI कानपुरी था। अच्छा, बढ़िया। पहले एक बच्चा पूछा था कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल्स होता है, वो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें? देखो फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना, क्वेश्चंस ना फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूले। और फिजिकल केमिस्ट्री इतनी बढ़िया चीज है कि क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मेरे अंदर ये फॉर्मूला लगेगा। भाई अगर मैं बोलूं द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज, तो समझ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगना है ना। अगर मैं बोलूं कैलकुलेट स्पेक्ट्रल लाइंस, समझ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगना है। अगर मैं बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलॉइड, तो फिजिकल केमिस्ट्री इतनी बढ़िया चीज है कि अगर आपने इंडिविजुअल चैप्टर भी पढ़ लिया ना, कोई बहुत कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के चैप्टर में, इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ लिया ना, वो अपने आप में ही सफिशिएंट है, उसके लिए कोई आपको बहुत बेसिक की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मेरे अंदर ये फॉर्मूला लगेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको बस चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले लिखने, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं और PYQ लगाने हैं। बहुत आसान है, फिजिकल तो बनाना बहुत आसान है। बस
थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, लेकिन सवाल बता देता है कि ये फॉर्मूला लगेगा। सर ऑनलाइन रिसोर्सेज जो होते हैं ना, अभी मैंने देखा है, मतलब रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्स है, मतलब बहुत है। सही बात है। तो सही तरीके से ऑनलाइन कौन सा, मतलब कहाँ पे चूज करना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट होगा, तो कौन सा ऑनलाइन रिसोर्स हम यूज करें अपने प्रिपरेशन के लिए, ये कैसे डिसाइड करें? देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, बच्चे को समझ में आना चाहिए। जैसे अभी मैंने जो पूरी स्टोरी आपको बताई, उससे अगर बच्चे एनालाइज कर पाए तो ऐसा नहीं कि मैं जिनसे फिजिक्स पढ़ता था वो फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ाते थे, वो फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते थे, और भी बाकी बच्चों का सिलेक्शन वहां से हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए हैं। मेरे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरी गलती रही, उसमें मैं अपनी ही गलती मानता हूँ। क्यों गलती मानता हूँ? क्योंकि मैंने कभी फिजिक्स को इंटरेस्ट के तौर पे लिया ही नहीं। और कई बार क्या होता है कि पहली बार में चीज आपको अच्छी लगे ना लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, मतलब लग भी सकती है आपको, अच्छी नहीं भी लग सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जरूरी है आपके लिए। फिजिक्स अच्छी नहीं लग रही है, ये अगर मैं उस समय समझ में आ जाता कि इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई बाद में हुआ यही ना कि मेरी फिजिक्स की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं उस चीज को उस समय समझ लेता कि यार पढ़ना है मुझे, इंटरेस्ट देखो धीमे धीमे डेवलप होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई एकदम से डेवलप हो जाए, धीमे धीमे डेवलप होता है। मैं उस समय अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, मैं उस समय थोड़ा सा ध्यान लगा के फिजिक्स को और टाइम देता, तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आती। फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट भी है, ऐसा नहीं है ना। 12th में मुझे काफी मजा आता था, 11th में नहीं आता था, तो वही है, प्यारा सब्जेक्ट भी है। तो अब वही है कि जो चुनाव है आपका वो ये होना चाहिए कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आप जेई के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप नीट के हो, आपको जहां से समझ आ रहा है या जहां से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है, आपको वहां से पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति सामने पढ़ा रहा है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बढ़िया। अपनी देखो कोई भी टीचर हमेशा यही चाहेगा कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो, जिसको मैं पढ़ाऊं उसका सिलेक्शन हो, है ना, वो उसी सोच के साथ पढ़ाता है। तो टीचर अपनी तरफ से सारा एफर्ट डालते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जो जैसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही। अब जैसे मुझे काफी लोग पसंद करते हैं, काफी लोग नापसंद भी करते हैं, है ना, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, है ना। तो ये कम लोग ही नापसंद करते हैं, जो भी है, मतलब है, लेकिन ठीक है, वो हमेशा रहेगा। 100% परफेक्ट आप नहीं हो सकते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही, किसी को अभी मेरे बोलने का तरीका भी पसंद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे कई लोगों को पसंद आ रहा होगा कि यार पंकज सर दिख रहे हैं, है ना। तो बस वही है कि हाँ, मेरा ये है कि मुझे तो एफर्ट लगाना है अपने, और बच्चे जो हैं वो ऐसे पसंद करें, मतलब बच्चों को चुनाव ये होना चाहिए कि जहां फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है आप उनको पकड़ो, एंड तक उनको फॉलो करो। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो उस लेवल का ना पढ़ाता हो। सभी टीचर, चाहे वो नीट के टीचर हो, चाहे वो जेई मेन के टीचर, चाहे जेई एडवांस के टीचर हो, हर एक पर्टिकुलर बैच में अगर जैसा भी बैच होगा उसका, या जहां भी वो पढ़ा रहे होंगे, वो उस पर्टिकुलर लेवल तक टच कर देंगे। ये हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में पढ़ाएं या थोड़े दिन बाद पढ़ाएं या फिर बाद में पढ़ाएं, वो सबका अपना अपना फ्लो होता है, सब्जेक्ट का एक फ्लो होता है। लेकिन होता क्या है, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम मुझे लगती है वो ये लगती है, एक लेक्चर किसी से समझ में नहीं आया, जंप कर देते हैं दूसरे टीचर के पास, फिर जंप कर देते हैं तीसरे टीचर के पास, वो खुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं, बैकलॉग हो जाता है। ठीक है, कई चैप्टर ही ऐसे होते हैं यार, भाई सब लोग जानते हैं, कुछ चैप्टर ही ऐसे होते हैं जो ज्यादा मेहनत बच्चों की डिमांड करते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि भाई आप पहले बच्चों को ना उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। उसमें फिर ऐसा होता है ना कि बच्चों को लगता है कि यार हमें समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन कई सब्जेक्ट, मतलब कई चैप्टर आपसे एफर्ट ज्यादा मांगते हैं। ऐसा भी होता है कि 1 घंटे में सवाल आप 100 बना लोगे उसके, कई ऐसे होते हैं कि भाई 1 घंटे में 20 ही बन रहे हैं, 25 ही बन रहे हैं। तो वो चैप्टर टू चैप्टर भी वेरी करता है। तो फाइनल यही मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, अच्छे से, मतलब फ्रीक्वेंसी जहाँ मैच कर रही हो आपकी, आपको लग रहा हो कि हाँ यार इनसे मुझे समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ गया ना, बाकी फिर मेहनत आपकी होती है। देखो टीचर का तो क्रेडिट ये होता है कि भाई सिलेक्शन हो जाता है तो टीचर तो बोलते हैं कि यार हमने पढ़ाया। एक्चुअल में बच्चे की मेहनत है, बच्चे ने किया, हमने तो सिर्फ उसको गाइड किया है। चुनाव बच्चों का ऐसा होना चाहिए जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है उनसे मैच कर लो, और बीच में डिस्टर्ब मत हो। हर्डल्स आते हैं लाइफ में, है ना, तो आपकी तैयारी के टाइम में भी हर्डल्स आएंगे, लेकिन जिनको आपने चुन लिया उनको फाइनल फॉलो करना है। ऐसा भी तो कर सकते हैं जैसे मैक्सिमम चैप्टर किसी टीचर से समझ में आ गया अच्छे तरीके से, एक आध चैप्टर है जो मान लीजिए जो टीचर से पढ़ते उसे समझ में नहीं आया, हाँ, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम लाइक यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल टीचर के। मैं तो इसमें हमेशा मानता हूँ, मान लो अगर कोई टीचर 10 चैप्टर पढ़ा रहा है, हो सकता है कि आपको 8 पूरे अच्छे से आते हो, 2 नहीं आते हो, क्योंकि आपने उस समय, उसके कई सारे फैक्टर्स है ना, आप उस समय पढ़ाई में अटेंटिव थे कि नहीं थे, आपने होमवर्क करे कि नहीं करे, है ना, वो डिपेंड करता है, उसमें दोनों तरफ 50-50% है। लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कहीं और सोर्स से भी देख सकते हो। यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप वहां पे मान लो कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर में करके, लेकिन आप 100% तैयारी के लिए यूट्यूब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यूट्यूब से पढ़ने के पीछे ये है कि आप कभी भी ना सिस्टमेटिक नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत कंटेंट है, और मैं खुद भी यूट्यूब चलाता हूँ ना भाई, मेरे से ना
100 टीचर ऐसे होंगे कि मेरे से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये मुझे पता है। हाँ मुझे पता है ना कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो अवेलेबल हैं। दिक्कत बस यही है कि आप कैसे चुनाव करोगे, वो बहुत बड़ा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप ना एक टाइम स्लॉट के हिसाब से पढ़ाई करते हो हमेशा। जैसे स्कूल जाते थे बचपन में, समय से उठते थे, फिर क्लास करने जाते थे, फिर वापस आते थे। तो ये सब टाइम स्लॉट, बहुत टाइम मैनेजमेंट ना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप यूट्यूब से कैसे पढ़ोगे पता है? 8 बजे आपने कोई चीज सर्च करी, सर्च हो गई, आपने 15 मिनट पढ़ा, फिर कुछ और सर्च करने लगे। तो इसलिए देखो बैचेस का कॉन्सेप्ट आया क्यों? बैचेस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ना कि सिस्टमैटिक स्टडी होगी, डीपीपीज आपको मिलेंगी, टेस्ट आपके होंगे। वरना पढ़ने को तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास भी अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मैंने यूट्यूब से 678 नंबर आ रहे हैं उसके। लेकिन ऐसे लाखों में एक होते हैं ना, यूट्यूब से 678 नंबर आ रहे हैं उसके, उस बच्चे के। मेरे पास मैसेज। लेकिन सर टेस्ट वगैरह तो कहीं ना कहीं उसने टेस्ट दिया होगा, ऑब्वियसली दिया होगा टेस्ट, है ना। लेकिन ये है कि उसने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, उसने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है। लेकिन ऐसे ना लाखों में एक एग्जाम्पल होते हैं, लाखों में एक नहीं बनना ना हमें। अगर तुम लाखों में एक बनने चले गए तो उसमें फिर आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर हमें ये दिख रहा है कि कोई हमें गाइड कर सकता है, कोई भी कहीं की भी कोचिंग हो सकती है, तो आप बिल्कुल उसको फॉलो करें और एक बार सिलेक्ट कर लें, आप उसके अकॉर्डिंग चलें। क्योंकि देखो लोगों ने पाथ बना के रख दिए हैं, चलना आपको उस पे। हाँ, उसमें बस चलना है। हाँ, चलना है आपको। भाई कोई बच्चा है जो लेक्चर अटेंड किया है ना, कोई चैप्टर है जिसका लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद, करने से पहले मतलब लाइक एक प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए जिससे वो किसी चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ जाएगा? देखो चैप्टर की डिमांड होती है पहले चैप्टर के बेसिक, पहले चैप्टर के बेसिक करने। 90% बच्चे जो चीज फॉलो नहीं करते, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, कभी भी ना पिछले लेक्चर का रिवीजन करके नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या वहीं आ जाती है। मान लो लेक्चर 1 आज हुआ, लेक्चर 2 करने जा रहे हैं कल, ठीक है, तो 1 कर लिया, क्लास में देख लिया, कोई रिवीजन नहीं किया, सीधे लेक्चर 2 में आ गए, फिर लेक्चर 3 में आ गए, 4 में आ गए। भैया रिवाइज करना पड़ेगा आपको। लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 अच्छे से तैयार होना चाहिए, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर लेक्चर 2 में तुम घुस रहे हो और कहीं हमने ये बोल दिया कि बेटा ये तो पिछले लेक्चर में बता दिया, तो वहीं से कहानी पलट जाती है, वहीं से कहानी पलट जाती है। फिर तुम्हें लगता है यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, फिर तुम्हें लगता है कि अब मुझे आगे का समझ में नहीं आने वाला है, फिर तुम एकदम बैकलॉग में चले जाते हो कि अरे यार मैंने तो पिछला रिवीजन ही नहीं किया था। तो ये आलसी बनाना बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। देखो तैयारी ना ऐसे नहीं होती हंसी मजाक में, तैयारी होती है एकदम रिगरस ट्रेनिंग होती है। उसमें क्या होता है कि भाई आपको डेली पढ़ना है ना, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना। देखो हम लोग तो एक इंडिविजुअल चीज पढ़ाते हैं, बच्चे तो सारा पढ़ते हैं ना, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, या बायोलॉजी अगर नीट वाले हैं तो उनको तो सारा पढ़ना है। तो ये बहुत क्रूशियल चीज है, ये बहुत आसान काम नहीं है जो बच्चे हंसी मजाक में ले लेते हैं ना कि तैयारी करेंगे। सर इतना आसान नहीं है। रिसेंटली चीज मैंने अभी रिसेंटली बताया था यूट्यूब पे कि जैसे प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं ना, क्लास 10th के बाद आए प्रिपरेशन करने के लिए, वो जोन में आए कि अब नीट का जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना पूरा माइंडसेट वैसा बना ले कि अब हम प्रिपरेशन करें, मतलब हमें मैक्सिमम टाइम पढ़ाई ही करना है। हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सुबह सही उठते हुए भी पढ़ाई करना है, सोने जा रहे हैं उससे भी पहले पढ़ाई करके जाना है, सपने में भी कुछ फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है तो वो भी पढ़ाई करना है। मतलब अपने आप को चारों तरफ से घेर लो कि सिर्फ हमें अभी पढ़ाई करना है 2 साल। बिल्कुल। और वो क्या है ना, आपको एक सर्कल अपना खुद का बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे आसपास पढ़ाई ही रहे। नहीं तो आजकल ना डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप उसमें फंस गए तो आप नहीं पढ़ पाओगे। क्वेश्चन हमको पूछना है, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे ऑनलाइन में बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, है ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, फोन से ही डिस्ट्रैक्शन है, फोन चलाते चलाते कुछ और भी चल जाता है ना, ऐसा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। सर तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे? देखो तरीका उसका यही है कि अपने दिमाग को समझा लो कि जैसे मान लो कोई फोन में तुम कुछ और चीज भी देख रहे हो, ठीक है, सपोज तुम कोई मूवी भी देखना चाह रहे हो या तुम कोई गाने वाने सुनना चाह रहे हो, अपने दिमाग को बोल दो कि भाई मैं इतने ड्यूरेशन तक करूंगा। तो आपको क्या पूरे दिन भर नहीं करना पड़ेगा, ये आपका एक स्लॉट सेट होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो ये सब चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। ये तुम्हारे लिए प्राइमरी जब बन जाती है ना, तभी बैकलॉग क्रिएट होना और फिर समझ में ना आना, यही सब चीजें होती हैं। तो एक पर्टिकुलर स्लॉट, देखो 24 घंटे हैं हमारे पास, उसमें से अगर तुम आधे घंटे भी चलाओगे, 1 घंटे भी चलो फोन तुम चला रहे हो, तो भी कोई बिगड़ नहीं जाएगा। अगर तुम बाकी का समय अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, बहुत समय है आपके पास। लेकिन हम करते क्या है, सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं, तो वो दिक्कत है ना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, लाइक डिस्ट्रैक्शन जो है, मानते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, मूवी देखना डिस्ट्रैक्शन है, गाना सुनना डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए एक फिक्स टाइम लगा ले कि 2 घंटा हम पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चला लेंगे, मतलब डिस्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा टाइम निकाल। और एक्चुअली क्या है ना, जिसको अपन डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, उसको हम मतलब अपने लिए अच्छा भी बना सकते हैं। कई मूवी ऐसी होती है, बहुत मोटिवेशनल मूवी होती है कि यार मतलब अच्छा, तो ऐसी चीजें देखें ना, अगर देखनी है आपको तो भाई आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि यार कुछ ऐसी चीजें देखें। कई मूवीज बहुत अच्छी मूवीज हैं जिसको देख के लगता है कि यार हाँ यार क्या संघर्ष। कोई रेकमेंड कर सकते हैं क्या सर? तो मुझे जो सबसे बढ़िया अच्छी मूवी लगती है वो मतलब अलग अलग है, इंग्लिश मूवी भी है, हिंदी मूवी भी है। उड़ान मुझे काफी अच्छी लगती है, और तारे जमीन पर भी उस समय मतलब मेरे टाइम पे आई थी, उसमें मतलब अच्छा था, मोटिवेशनल मूवी है वो।
ऐसा है। बाकी और भी मूवीज होती हैं, लेकिन अगर बच्चे सर, देखना मूवी- चाहते हैं तो यार बहुत सारी ऐसी मूवी हैं, बहुत सारे गाने आते हैं भाई, मोटिवेशनल सॉन्ग आप सुन सकते हो अच्छे से। सर आज भी आपको मूवी देखने का टाइम मिलता है क्या, मूवी वगैरह देखने का? एक्चुअली क्या है, मैं वैसा वाला पर्सन नहीं, मूवी वाला, मैं खेल खिलाड़ी टाइप का हूँ, है ना। अच्छा। हाँ सर, गेम्स खेल मैंने लेता आपको हूँ, बहुत मैं सारे गेम्स खेल लेता हूँ, मैंने- मेरा मूवी का मैं मैंने सो जाता कुछ हूँ मूवी में। मैंने कुछ फोटोज वगैरह देखा है सर आपका, लाइक हाँ। गिटार के साथ हाँ। म्यूजिक वगैरह भी प्ले करते हैं हाँ, गिटार का भी एक बार लगा था शौक कि यार गिटार भी सीखते हैं, सीखा था हमने कॉलेज में। कॉलेज टाइम में नहीं, अभी लास्ट ईयर ही हमने कहा कि यार अच्छा, अभी कुछ डेवलप करते हैं स्किल, तो लास्ट ईयर मैंने सर, सीखना चालू आपको घूमने वगैरह का भी ज्यादा शौक किया। है? घूमने का तो भाई बहुत घूमते शौक है, घूमने का तो इतना है कि क्या बताऊं। हाँ, मुझे मैंने घूमने का देखा शौक है इसलिए बहुत है, नहीं मेरे कारण है, मेरे घूमने का शौक इसलिए है क्योंकि मेरे पिताजी को है। अच्छा मेरे Genetics अभी से अपन इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो मेरे पिताजी कहीं घूम रहे होंगे। अच्छा। हाँ तो ये वहीं से आया है मेरे पास। अगर मुझसे कोई बोले ना कि यहाँ पे 2 घंटे बैठना है, मैं बैठ ही नहीं सकता, जब मतलब आप ये अंदर lecture से ही है। पढ़ाते तब? मतलब पढ़ाते टाइम भी ना भाई मैं घूमता रहता हूँ, क्लास में भी मैं पैदल चलता रहता हूँ। अच्छा, क्लासेस में मैक्सिमम कितने घंटा तक पढ़ा है लगातार, लाइक 12 घंटे तक पढ़ाया मैंने अभी। हाँ अभी लास्ट आया। के समय में ना नीट। हाँ अभी नीट का एक लेक्चर था 12 घंटे। सर तो एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछे हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, इसका आंसर तो मुझे पता है कि हाँ होगा, लेकिन 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में कैसे लाएंगे? आता है ये मुझे पता आता है, है। लेकिन कैसे आता लाएंगे? है। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर अप्रोच क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल एग्जामिनेशन, देखो आपने ना ये 2 बार रिपीट किया ना, यही मेन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ाई भी ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। देखो पढ़ने पे अगर आ जाओ ना, ये साइंस है, और साइंस ऐसी चीज है ना, जो चीज तुमको पसंद आ जाएगी ना एक बार, तो वो तुम्हें इतनी गहराई तक ले जाएगी ना, इतनी गहराई तक कि तुम वापस भी नहीं आ पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं जेई की, नीट की, लेकिन हम जब पढ़ने बैठते हैं ना तो हम इतना डीप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में भरा जाता है कि बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, तो हम बेसिक के चक्कर में ना बेसिक के भी बी को इतना खींच देते हैं बेसिक के कि इतना बेसिक की जरूरत नहीं है भाई, इतना बेसिक की जरूरत नहीं है, कि मतलब बहुत ज्यादा बेसिक में चले जाते हैं। बेसिक्स होते हैं कि बस भाई, अब जैसे मान लो तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, तो नीचे गड्ढा खोदोगे, नीचे जो नींव बिछाओगे तो वो एक लिमिटेड बिछाओगे ना, ऐसा थोड़ी 10 किलोमीटर नीचे खोद दिया आपने, 10 किलोमीटर नीचे खोद दिया और बिल्डिंग बन रही तुम्हारी 6 मंजिल की। तो ये थोड़ी, तो बेसिक को इतना बेसिक लेके चलना है तुम्हें कि बस उसका यूज हो जाए, आगे की चीजें समझ में आ जाए। तो इसमें फंसोगे ना तो ये बहुत गहराई तक ले जाती हैं। तो बस यही है कि बेसिक से चीजें पकड़ो, है ना। और जितने भी चैप्टर्स हैं सबको, जैसे 180 आउट ऑफ 180 की बात हो रही ना, सबका इक्वल वेटेज है। आपके लिए पॉलीमर का वो एक सवाल जो 4 नंबर का है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थर्मोडायनेमिक्स का वो सवाल है। जबकि पॉलीमर का सवाल तुम बहुत आसानी से कर लोगे, कम समय लगेगा, कम एफर्ट लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको 180 की बातें कर रहे हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली, हर प्रकार का PYQ आप लगा लोगे ना, हर प्रकार का PYQ लगा लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। और वो क्या करना है तुम्हें, देखो जहां भी तुम पढ़ते हो वहां पे मटेरियल मिलता है, वो उस मटेरियल को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। मटेरियल सॉल्व करने का तुम थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। लास्ट में पता क्या होता है, लास्ट में ये होता है, अगर तुमसे PYQ बन रहे हैं, इसके आगे कुछ मत सुनो किसी की भी। कोई कितना भी तुम्हें ज्ञान दे दे कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा भाई होता है ऐसा, मैंने भी कई बार देखा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें बताने के चक्कर में कुछ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी हो जाती है। उन एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। अगर आपके PYQ बन रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, PYQ के ही टाइप के अगले भी PYQ आने, मतलब लेक्चर्स देखने के बाद, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, अगर प्रीवियस क्वेश्चन बन जा रहा है, मतलब प्रिपरेशन हो गया उस चैप्टर का। हाँ, मतलब लास्ट जो स्टेप है वो यही है। आप कितने भी सवाल लगा लो, कुछ भी कर लो, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, एंड में बस PYQ उठाओ, बन गया, मस्त है काम, इसके अलावा कुछ नहीं। सर लेकिन एक चीज और, जैसे PYQs जो आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ा ही देते होंगे, जैसे सही जो बात आ गया वो तो पढ़ाएंगे ही, तो सर ऐसे भी बन ही जाएगा। बिल्कुल। और देखो ऐसा है ना कि हम भी टीचर, हमें नहीं पता ना कि अगले साल का PYQ क्या आने वाला है, एग्जैक्ट सवाल नहीं पता अगले हमें। साल क्या, और ये कोई बता भी नहीं सकता कि अगले साल क्या आने वाला है भाई। इसका मतलब कि पेपर ही लीक होगा, पेपर ही तुमने बनाया फिर तो ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि यार इस टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे तो सवाल बन जाएगा। और मतलब नीट में तो बहुत आसान काम है, NCERT बेस्ड ही सवाल आते हैं। हम बातें तो टफ की करने लगते हैं कि यार एडवांस में ये सवाल आया था, एडवांस में ऐसा सवाल आया था। अरे उससे सिलेक्शन डिटरमाइन हो ही नहीं रहा है, वो RDS नहीं है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। टफ सवाल नहीं है, टफ सवाल तो जो रैंक डिटरमाइनिंग स्टेप है जो आपका सिलेक्शन डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो है आपकी इजी और मीडियम टाइप के सवाल, जो कि आप बना सकते हो अगर अच्छे से आपने अप्रोच रखी तो। टफ सवाल तो अब तुमसे नहीं बन रहा तो वो किसी से भी नहीं बनेगा, है ना। वो सिलेक्टेड लोगों से बनेगा, और भाई
वो सिलेक्टेड लोगों से ही बनेगा, वो उसमें कितना भी आप एफर्ट लगा दें। तो टफ कभी भी डिटरमाइन नहीं करता आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में जाने का। इजी और मीडियम सवाल अगर आपने बना लिए, ये समझ लो कि आपका काम हो गया। और उतनी तैयारी बच्चे करके जाते ही हैं कि अच्छे सवाल का चुनाव करो। किसी सवाल में फंस गए कोई बात नहीं, अगला सवाल पकड़ो, उसमें फंस गए कोई बात नहीं, अगला पकड़ो। कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं हो सकता। आपने पहला सवाल उठाया हो और वो ऐसा आ गया हो कि यार वो टफ वाला ही था, है ना, तो अगले वाले सवाल पे चले जाओ। डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी स्टेप पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ये चीज मैंने भी बोला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, मैंने ऐसे बताया है कि पहले क्लास लेक्चर वगैरह अच्छे तरीके से देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी पे एक बार आओ, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, एडवांस हो चाहे मेन हो चाहे एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। बस ये होता है कि एडवांस में पिछले साल के 5 साल के 10 साल के पीवाई की उठा के देखें तो कोई भी रिएजेंट ऐसा नहीं रहा कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, या कोई रिएक्शन ऐसी नहीं रही कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। लेकिन सवाल फ्रेम ऐसे कर देते हैं, वो इस तरीके से बना देते हैं कि देख के डरावना सा लगता है वो, कि यार इसमें ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, मोल कंसेप्ट भी लगा दिया। रिएजेंट और उसको अच्छे से अगर तैयार करके बच्चे चले गए ना तो बहुत बढ़िया एडवांस में नंबर आएंगे। सर तो आप एमआर सर से कब मिले थे? एमआर सर से मेरी मुलाकात हुई थी, एक इंस्टीट्यूट था कोटा में, तो वहां पे हम लोग पहुंचे। सेम डे पे एमआर सर भी आए, सेम डे पे मैं ही आया, और हम दोनों वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे उनके सामने बैठे। उनने एक सवाल पूछा कि सर आप लोग कितनी क्लास लोगे? तो एमआर सर मेरे साइड बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था, और बीच में एक और सर बैठे थे। तो हम दोनों एमआर सर की तरफ देखने लगे। एमआर सर ने पता क्या बात बोली? सर जितनी क्लास आप लोगे ना उससे एक ज्यादा। मैंने कहा यार ये अलग ही आदमी है। हम दोनों यही देख रहे हैं उनकी तरफ। हमने कहा भाई क्या कर रहे हो? हमने कहा ये थोड़ी ये कैसा जवाब है? सर जितनी क्लास आप लेते हो उससे एक ज्यादा लेंगे। तो फिर उनकी 6 क्लास लगी रही साल भर। एक दिन में 6 क्लास पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में बोला था। तो ऐसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है एमआर सर से स्टार्टिंग में। सर कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मतलब कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए आया और आपसे नहीं बना? हाँ कई, अरे बहुत बार हुआ यार। अच्छा अरे बहुत बार हुआ है। ये टीचर है यार, धीमे धीमे सीखा है, ऐसे कोई सीख के ऊपर से थोड़ी आए। तो सर तो मैं इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। पहला ही सवाल था मेरा, ये जो तुमने सवाल पूछा ना, ये पहला क्वेश्चन था। पहली बार मैं गया था, फर्स्ट डे था मेरा इस टीचिंग में। मतलब मैं पहले डाउट लेने गया था, तो पहले दिन ही जब मैं डाउट लेने गया तो एक बच्चे ने एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल पूछा था। ओके। और वो मुझसे नहीं बना। हाँ। तो मैं बड़ा परेशान कि यार ऐसा कैसे हो गया यार। मतलब अपन तो मतलब उसको लगता है ना कॉलेज में उस समय पे कि यार मैं तो एग्जाम क्वालिफाई करके आया, ये एल्डोल का सवाल क्यों नहीं बन रहा? तो मैंने सवाल को देखा, नहीं बना उस समय। लेकिन फिर मैं घर पे गया, है ना, मैंने बच्चे से बोल दिया था ये चीज़ बढ़िया मेरे मतलब ठीक मुझे लगती है अपने अंदर, कि बता देता हूँ मैं कि भाई कल बता दूंगा, या ये नहीं आता मुझे, है ना। अच्छा। तो मैंने उससे बोला, बच्चे से मैंने बोला कि बेटा कल बताऊंगा, ये मुझे अभी नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ बच्चे अप्रिशिएट भी करते हैं, है ना। मतलब उनको क्या गलत सॉल्यूशन बताने की बजाय उनको अगर ये भी बोल दिया जाए कि हम कल बता देंगे, तो भी बच्चे अप्रिशिएट करते हैं ये। तो मैंने क्या करा, मैं घर गया, मैंने घर पे सर्च किया, ढूंढा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया, इसमें रिएक्टेंट इसके साथ कैसे, मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस कैसे हो रही है इसमें। तो मैंने फिर समझा, सारी चीज़ें सीखी, फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको बताया वो चीज़। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा था कि मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बना था जब मैंने ये करियर शुरू किया था। सर आप डरे नहीं थे इस चीज को लेके? बिल्कुल, अरे बिल्कुल डर गया था। मैं बता रहा हूँ ना भाई, पहले दिन तो बड़ा डर लग गया था यार, पहले ही सवाल नहीं बना। लेकिन फिर मुझे ये समझ में आ गया था कि यार ऐसा मेरे साथ होता रहेगा। भाई मेरे सामने कोई कैसा भी सवाल रख सकता है। डाउट बताना ना बहुत टफ टास्क होता है कंपैरिजन टू पढ़ाना। टफ होता है। हाँ। पढ़ाने में क्या है, आप अपनी चीजें बताते हो, अपनी फीलिंग बताते हो, अपनी सारी चीजें शेयर करते हो। डाउट में क्या बच्चा पूछता है ना आपसे, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो आप बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके दिमाग में जो आ रहा होगा कि नहीं इसमें ऐसा हो जाए, इसमें ऐसा हो जाए। तो वो मुझे लग गया था कि ऐसा होगा और ये मुझे करना है। मुझे मतलब अगर नहीं आएगा तो मना करना है, लेकिन नेक्स्ट डे तक बताना है। इतना मैंने दिमाग में समझा लिया था कि 24 घंटे के अंदर कोई भी सवाल दुनिया का होगा उसको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा मुझे नहीं दिखा और मैं नहीं बता पाया, तो मेरे अंदर डर था कि अगर अगले दिन भी नहीं बता पाया तो मैं अपने आप को टीचर क्यों बोलूं। हाँ। नहीं आना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर आपने पहली बार में नहीं बना, फिर भी अगर आप गलती कर रहे हो, नहीं बता रहे हो बच्चे को, तो फिर टीचर नहीं बनना चाहिए आपको। अच्छा सर, स्टूडेंट जो होता है ना, जो स्टूडेंट होता है उसको भी ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए क्या, हमें ऐसा टीचर के जैसा बनना है? जैसे ये टीचर से अगर कोई डाउट पूछते हैं तो तुरंत बता देते हैं, है ना। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? तो हमें भी वैसा बनना है कि अगर हमारे सामने कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो हम
तुरंत सॉल्व कर ले, ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए क्या स्टूडेंट को? नहीं नहीं, मतलब मैं स्टूडेंट के लिए तो नहीं, लेकिन जो मतलब न्यू जनरेशन टीचर हैं जो अभी आ रहे हैं पढ़ाने, उनके लिए हो सकता है। स्टूडेंट के लिए तो देखो बहुत लिमिटेड चीज है। अगर मैं आपको 10 पॉइंट बताऊं और उसमें से अगर कोई सवाल आ रहा है तो बेटर है कंपेरिजन टू 100 पॉइंट बताऊं। तो यहाँ पर बात है रिलेवेंसी की, बात है डायरेक्शन की। तो एज अ टीचर तो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन हम उससे नहीं पढ़ाते। एज अ टीचर हमने बहुत सारे सवाल सोल्व कर रहे थे, हम क्लास में वो नहीं करा पाते। हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है कि भाई लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड समय में, इतने लेक्चर्स में हमें ये चीज बतानी है और ऐसे बतानी है कि सवाल बन जाए एग्जाम में। कई चीजें हमें आती हैं, लेकिन हम उसको जबरदस्ती दिखाते नहीं है कि यार ये हमें आता है। उससे हमें क्या फायदा होगा ये बताओ ना? इतना फायदा होगा कि बच्चे बोलेंगे अरे यार क्या बात है, मास्टर को तो सब आता है। लेकिन हमें बच्चे का सिलेक्शन कराना है यार। दो चीजों में डिफरेंस है कि आपको अपने लिए पढ़ाना है या बच्चों के लिए पढ़ाना है। तो हमेशा से मेरी सोच ये रही कि यार बच्चों के लिए पढ़ाना है। कोई ऐसी चीज ना बताऊं कि यार जो बियॉन्ड द स्कोप हो, अलग चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है, उससे मेरा माहौल बन जाएगा कि हाँ यार ये देखो क्या बताया सर ने, ऐसा तो कोई नहीं बताता है, सर ने तो सातों रंग दिखा दिया आज हमें। तो ये चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। सबका अपना अपना मानना हो सकता है ना, लेकिन मेरा मानना यह है रिलेवेंसी एंड डायरेक्शन। सर थोड़ा सा कॉलेज लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें क्या? आपका कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ बड़ी सीधी रही है मेरी। कॉलेज लाइफ में ये रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट ने हमको बोला कि सर इतने हैंडसम क्यों लगते हैं, मतलब अरे कोई नहीं लगता यार। अबे नहीं, कि कमेंट आया हुआ था कम्युनिटी पोस्ट पे, सर से ये पूछना कि सर इतने हैंडसम कैसे रहते हैं। एक और था साथ में कि सर इतने खुश कैसे रहते हैं, मतलब क्लास में हमेशा देखते खुश रहते हैं, हमेशा। हैंडसम वाले का तो देखो जवाब नहीं है, वो तो हुई नहीं, मैं पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन खुश वाला मैं जवाब देना चाहूंगा, ये अच्छी चीज है। हाँ, देखो आप ना जीवन में तभी खुश रह सकते हो जब आप किसी से जलो नहीं, तभी आपको खुशी मिल सकती है। अगर आपको ये लगे कि उसके पास ये चीज है मेरे पास क्यों नहीं है, कभी आपको ये लगे कि यार वो वहां पहुंच गया मैं वहां क्यों नहीं, जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना कि यार मेरे से ज्यादा किसी को मिल रहा है, तो आपका दुख का कारण वही है। तो मैंने मतलब ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही है, मतलब मेरे सामने कुछ भी कर दो, कितना भी मतलब जलाने के लिए कुछ भी कर लो कि यार मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना है कि मैं अपनी जिंदगी निकाल सकता हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। अगर आप ना ये कंपैरिजन कराने लगोगे ना कि जैसे मान लो पढ़ाने में भी लगा लें कि नहीं वो तो ये पढ़ा रहा है मैं भी ये पढ़ा दूं, लड़ाई हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, मैं कभी मानते नहीं उस चीज पे, है ना भाई? क्यों करना है ऐसा? मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं अपने काम के लिए ईमानदार हूँ। मैंने ये फील्ड इसलिए चुनी क्योंकि मुझे पढ़ाना था। मैंने कोई ऐसे नहीं करा कि 10 साल मैंने किसी कंपनी में काम करा हो और फिर आगे मैं कहूँ कि मुझे मास्टर बनना है, वैसा भी नहीं किया मैंने। भाई मेरी जिंदगी एकदम सॉर्टेड रही है, तो मुझे पता है कि यार मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती की चलना। सबके अपने अपने भाई ऊपर वाले ने ना सबके लिए अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं। ये तुम्हारा बॉक्स था तुम पकड़ो, ये तुम्हारा बॉक्स था तुम पकड़ो, मेरा बॉक्स था मैं उसमें घुस। तो ये चीज मुझे रहती है, तो इसलिए मैं खुश रहता हूँ। क्या ही मिल जाएगा उससे? अगर किसी से लड़ना है, जलना है, तो फिर ऐसे तो यार फिर तो छोटी छोटी चीज पे लड़ाई करते रहो, छोटी छोटी चीज पे किसी के मतलब वो बोलते रहो। मेरे अंदर कभी नहीं रहा ये, शुरू से ही नहीं रहा। सर कॉलेज लाइफ में जैसे फर्स्ट ईयर होता है, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ पे आपका बात करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना लोग, तो कॉलेज में रैगिंग वगैरह होता है, तो आप लोग कभी लाइक आपके कॉलेज में कभी हुआ था क्या? हाँ, रैगिंग नहीं, उसको इंट्रो बोलते हैं। रैगिंग तो बंद हो चुकी है। हाँ मतलब हाँ, इंट्रो होता है। हाँ, इंट्रो होता है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह चलता रहता है। हाँ, जैसे हम कॉलेज में पहली बार आए थे ना, तो हमको रिग्रेट होने लगा था कि हम काहे कॉलेज में आए, कुछ रीजन था, मतलब यही सब चीज था। तो आपको कभी ऐसे कॉलेज में गए होंगे तो आपको वहां पे ऐसा लगा कि यार क्यों कॉलेज में आ गए हैं? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर पहले ही मुझे नहीं लगा कभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब मैं गया ना तो वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे बड़ा मजा आता था। मतलब उसमें ये था ना कि इंट्रोडक्शन के बाद ना पार्टी मिलती थी, माजा पियेंगे, समोसे खाएंगे। तो मैंने कहा सर पूछ लो जो पूछना है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर से निकाल लो, लेकिन आखिरी में जाते जाते ना ट्रीट लूंगा आपसे ही। हाँ सर, तो आपका लाइक कॉलेज में कभी ऐसा कुछ था, मतलब रिलेशनशिप? ना ऐसा तो कभी रहा ही नहीं। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। मेरी ना प्रायोरिटी बड़ी सॉर्टेड थी। मेरा ये था कि यार फर्स्ट ईयर पहुंचे, बढ़िया खेलना है। पहले तो कॉलेज में ये था कि खेलेंगे, तो हमने क्या एक गेम पकड़ दिया था, लॉन टेनिस। हम लॉन टेनिस खेलते थे। अच्छा। 4 साल हमने लॉन टेनिस खेला वहाँ पे। तो मेरा शेड्यूल एकदम सेट था। जितना मेरा मतलब डिसिप्लिन आज की जिंदगी में नहीं है, उससे ज्यादा डिसिप्लिन मेरा कॉलेज में था। लोग बोलते भी हैं भाई तुम्हारा तो उल्टा ही हो गया। मतलब मेरा एकदम उल्टा है। कॉलेज में मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, 6 बजे लॉन टेनिस कोर्ट पे पहुंच जाता था, 2-3 घंटे लॉन टेनिस खेलता था। फिर उसके बाद मैं कॉलेज की क्लासेस करता था। फर्स्ट हाफ की सारी क्लासेस मैंने करी। सेकंड हाफ में बहुत बंक मारता था, क्योंकि 5 बजे मेरी क्लास होती थी काकादेव में। तो उसमें लैब वाला काम होता था, तो उसमें काफी बंक भी मार देता बीच बीच में, लेकिन जब एग्जाम होता था तब मैं चला जाता था। हम लोग का जो एज होता है, इसी एज में लोग कॉलेज में जाते हैं, तो
मन तो करता है, मतलब लाइक डिस्ट्रैक्शन आता है इन सब नहीं, चीजों का। हमारे साथ ना डिस्ट्रैक्शन वाली चीज रही नहीं। क्यों? मैंने शेड्यूल बताया ना। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन पता है कब आता है? जब आप जब फ्री रहते हो। हाँ, जब आप फ्री रहते हो ना, जब आप फ्री रहते हो तो क्या करोगे? घूमोगे। घूमोगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं घूमता था, लेकिन मैं खेलता था तो उसके बाद मैं घूमता था, और तब तक तो समय हो जाता था। सर तो अभी शादी आपका शायद 2022 में ही हुआ है, हाँ, तो बिल्कुल। अरेंज मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज क्या लगता है तुम्हें देख के? अरेंज मैरिज ही लग रहा है, मतलब लाइक अब ऐसे बता रहे हैं तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये यहाँ पर जो है वो उल्टा हो गया काम। ये चीज मतलब कॉलेज के टाइम पे नहीं रही, लेकिन कॉलेज के बाद जब अपन ने पढ़ाना चालू किया तब ये चीज आई। मतलब लोगों के साथ कॉलेज में होता है ये, लेकिन हमारे साथ कॉलेज में नहीं हुआ, कॉलेज के बाद हुआ ये। सर आपके लाइफ का कुछ ऐसा फेजेस है जो मतलब लाइक डार्केस्ट फेज जो आज तक अभी आपने किसी को नहीं बताया होगा, ऐसा कोई इंसिडेंट? वो तो सबके अच्छा साथ ही वाला रहा भी, है, बढ़िया मतलब वाला जो मेरे साथ रहा है अच्छा वो वाला सबके भी, साथ बढ़िया रहा है। वाला ये कोरोना वाला जो टाइम था ना, वही सबके हाँ। साथ रहा है, वही हमारे साथ भी रहा है। औरंगाबाद में मैंने कोचिंग थी, अपनी कोचिंग खोली, मेरा दोस्त था मनोज, उसके साथ में। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोचिंग बंद करनी पड़ी, 1 साल तक खाली बैठे रहे, कुछ भी नहीं था, नो इनकम, नो कुछ भी नहीं था उस समय तो। और उस समय गाड़ी भी मैंने पहले ली थी, तो उसके बाद EMI PMI बाउंस चल रही है, घर की EMI बाउंस चल रही है, तो ये सबके साथ ही रहा है। मतलब कोई ऐसा बहुत डार्क नहीं रहा, लेकिन हाँ, एक समय ऐसा लग गया था कि यार क्या चल रहा है, मतलब वो था कि यार क्या चल रहा है यार, मतलब कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन उस समय फिर मैंने ये सोच लिया कि यार जब कुछ नहीं है ना हमारे साथ, तो हमने अपना YouTube चैनल चालू किया, और वहाँ पे हमने फ्री पढ़ाना, वहाँ से हमने पढ़ाना चालू किया। 8 महीने में 250-300 लेक्चर हमने डाल दिए। हमने कहा मेरे पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई नहीं है। और वही शायद मेरी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था, कि वो मुझे डार्क लग रहा था, लेकिन वो उजाला बाकी बच्चों की जिंदगी में लाया, और आज की डेट में भी बहुत बढ़िया बच्चे मतलब पढ़ते हैं। सर बहुत बार चीजें होता है, नेचर का प्रोसेस होता है, लाइक बस करते जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा होगा अपना बस। नहीं, इसमें पता है, इसमें मुझे राहुल द्रविड़ की एक वो है, कुछ लाइंस उन्होंने बोली थी किसी यूनिवर्सिटी में, वो काफी याद आती थी। उसमें उन्होंने ये बोला था कि एक चाइनीज बैम्बू ट्री होता है ना, वो 5 साल तक आप उसमें पानी देते हो, कुछ नहीं होता, लेकिन 5 साल के बाद जब पहली बार उसमें वो निकलता है फूल, तो वो फिर अगले 8 महीने में ना वो बहुत ऊपर हो जाता है, मतलब बहुत हाइट उसकी हो जाती है। तो मतलब वही है कि आपको एक समय पर ना वो देना पड़ता है। मुझे ये पता था कि यार मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसका मुझे फायदा मिलेगा, जिंदगी में ना एफर्ट खराब नहीं होते, किसी ना किसी फॉर्म में मुझे मिलेगा। तो मैं अपने एफर्ट लगा रहा था। मैं सुबह 11 से लेकर रात 11 तक रिकॉर्डिंग करता था। मेरा कजिन था, चाचा का लड़का आशु, तो उसने भी एडिटिंग वगैरह करता था वो, है ना। तो ये सब मतलब हम लोग करते रहते थे, हमारा काम यही था कोरोना टाइम में कि हम, मैं रिकॉर्ड करता था, वो एडिटिंग करता था, रात भर रेंडर हो रहा वीडियो, सुबह वीडियो रेंडर हो, 1 घंटे का वीडियो निकलता पढ़ाने था। वाला वीडियो तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा। हाँ, मतलब मैं 12 घंटे लगाता था शुरू में, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, लिखना है फिर मिटाना है, फिर कैमरा पॉज करना है, 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी, फिर लिखना है, फिर मिटाना है, फिर पॉज करना है, ऐसे ऐसे करके बड़ा टाइम चला जाता था। फेलियर क्या होता है सर? मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि फेल होना भी जरूरी होता है। देखो, अगर आप फेल कभी नहीं हुए ना, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सक्सेस जो मिलती है वो फेलियर उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। पहले आप फेल होते हो, फिर सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं होता पहले सक्सेस मिलती है फिर फेल होते हो। पहले आपका फेल होना जरूरी है। अगर आप फेल होगा तो आपको ये पता चल जाता है कि यार ये वाली डायरेक्शन में सोचते हैं तो फेल हो जाते हैं, तभी आप कोई नई डायरेक्शन से सोचते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। और हाँ, और एक और बताता हूँ मैं, ये शायद मैंने कभी नहीं बताया, फेल वाली बात आई है। मैंने 2017 में ना टीचिंग से ब्रेक लेके, MR सर के मिलने के पहले की बता रहा हूँ, तो 16 की बात होगी, 16-17 वाले की। तो टीचिंग से पहले मैंने टीचिंग बंद कर दी थी 16 में। मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था, उस समय में बड़ा बूम चल रहा था, स्विगी जोमेटो इस टाइप का। तो मेरी डार्क किचन थी इंदौर में, तो मैंने वहाँ पर बढ़िया एक जगह ली थी, वहाँ पे हम लोग खाना बनाते थे और उसको डिलीवरी करते थे। और उस समय पे जोमेटो और स्विगी नए नए थे, तो वहाँ से मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब 6-7 महीने मैंने वो चलाया, उसमें काफ़ी लर्निंग रही। बाद में वो बंद हो गया क्योंकि फंड्स की कमी थी मेरे पास, तो ये सारा का सारा रहा। तो वो जीवन का मेरे लिए फेलियर एक था, जिससे मैं सीख गया कि यार चीज़ें ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती, इसको कुछ अलग डायरेक्शन से ले जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ से थोड़ी बहुत अप्रोच समझ में आ गई कि यार ऐसा नहीं कि यार अगर मैं अपना करियर स्विच करूँगा तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर लूँगी। अभी जैसे नीट 2024 वाले जो ड्रॉपर हैं या फिर कोई फ्रेशर आएंगे, तो उनके लिए कुछ 2-4 वर्ड्स? उनके लिए तो देखो 2-4 वर्ड्स में यही है कि कंसिस्टेंसी और सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्लासेस में जो चल रहा है उसको डेली रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे पुरानी क्लास का रिवीजन हो जाना चाहिए, DPP हो जानी चाहिए। बस यही सारी चीजें हैं। देखो, ये बोलने में बड़ा आसान होता है, बस इसको एग्जीक्यूशन करना टफ होता है। बस वो तुम मेंटेन कर लेगा ना, तो बस मेंटेन करना ही है बस। और सर एक चीज है सर,
मैंने देखा है, जैसे हम लोग भी कॉलेज में है और हमारे साथ बहुत सारे बैचमेट्स हैं, सब नीट क्रैक करके ही आते हैं, मतलब बात करते तो पता चलता है कि सबका ना अपना स्ट्रगल वाला जर्नी होता है। लाइक ऐसा कोई नहीं बताता है कि यार हम मौज मस्ती करते करते हो गया। नहीं, वहां तक पहुंचे हो तो स्ट्रगल करके तो पहुंचे ही होगे ना। सर सबका ऐसा ही स्टोरी रहता है कि सब मतलब मेहनत करके ही आते हैं, तो सब वी कैन से कि यार मेहनत करेंगे तो आई थिंक उस वही एक प्रोसेस है और कोई मेहनत करनी है आपको, डायरेक्शन में मेहनत करनी है ना, प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करनी है, रेलेवेंसी में मेहनत करनी है। प्रॉपर डायरेक्शन बताने के लिए आप लोग हैं, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सही तरीके से स्टूडेंट कंप्लीटली डेडिकेटेड, गाइडेंस बहुत जरूरी है, गाइड अगर आपका मतलब वो रहा तो गड़बड़ हो जाती है। तो ठीक है सर, बहुत कुछ आप बताएं, लिटरली मतलब बहुत कुछ बताएं। अगर कोई ध्यान सुनेगा तो शायद बहुत अच्छा लगेगा भी उनको, काफी कुछ चीजें नया भी पता चलेगा। और अगर गलती से कोई चीज मेरे मुंह से ऐसी निकल गई हो जो नहीं पसंद आ रही है तो उसके लिए माफी चाहते हैं सर, कुछ ऐसा सभी लोगों से, क्योंकि ये मेरे अपने व्यूज हैं, ये इसको जनरलाइज स्टेटमेंट ना बना दिया जाए, है ना। जैसे मैंने कुछ चीजें बोली है वो मेरे अपने व्यूज हैं ना, उसको कोई जनरल स्टेटमेंट के तौर पे ना लें कि ऐसे ही होता है, वो तो मेरे व्यूज थे। सर थैंक यू सो मच 1.5 घंटा देने के लिए। 1.5 घंटा बहुत समय होता है, ठीक है सर।